स्टार्ट करते हैं। देखो ये चैप्टर क्या चीज का बात कर रहा है। पहले बोल रहा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। देखो हम लोग एक चैप्टर पढ़ लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सिर्फ बात करता है गुड्स का, वो भी गुड्स के सेल का। यही इसका स्कोप में लिखा है। लॉ रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स, वो भी इन इंडिया। यही इसका स्कोप बता रहा है। ठीक है जी। तो यही इसका स्कोप में भी लिखा है। अब देखो डेफिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताया। पहला बोला बायर और सेलर का मतलब क्या है। नॉर्मली हम लोग जानते हैं पर्सन हु बाइज द गुड्स हाँ एंड द पर्सन हु सेल द गुड्स। जी। ठीक है। हाँ अब यही वर्ड यूज किया, एक्स्ट्रा वर्ड यूज किया, एग्रीज टू बाई। अच्छा। ओनली पर्सन हु सेल द गुड बट ऑल्सो एग्री टू सेल। जो आदमी खरीदने को खरीद रहा है या बेच रहा है वो तो है ही। अब बोल रहे हैं जो आदमी एग्री भी कर रहा है वो भी बायर और सेलर होगा। तो एक्स्ट्रा बात ये है डेफिनेशन में। जी। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है गुड्स। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन अदर देन मतलब क्या चीज को छोड़ के। एक्शनेबल क्लेम मतलब हम आपके ऊपर अगर कोई डेटर है वो मेरा गुड्स नहीं है। कोई इंश्योरेंस क्लेम है वो मेरा गुड्स नहीं है। कोई ऐसा क्लेम जहां पे हम एक्शन ले सकते हैं। एंड मनी भी गुड्स नहीं है। ठीक है। लेकिन क्या क्या चीज इंक्लूड की है। स्टॉक्स एंड शेयर्स इंक्लूडेड है। ग्रोइंग क्रॉप्स, जो क्रॉप अभी उग रहा है जमीन से अटैच्ड है, लेकिन हम आपको प्रॉमिस किए हैं कि हम आपको काट के या तोड़ के उसको देंगे, वो भी गुड्स है। तो इंक्लूड में आया स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास अटैच टू द लैंड। का डेफिनेशन में काम का बात क्या, गुड्स का डेफिनेशन में काम का बात क्या मिला कि एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल होना चाहिए, इसीलिए गुड्स है। इमूवेबल ये इस चैप्टर में कवर्ड नहीं होगा। अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, तो एक्सेप्शन हो गया दो चीज और इंक्लूड हो गया तीन चीज। स्टॉक, स्टॉक्स एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप एंड ग्रास दैट आर अटैच टू द लैंड विच कैन बी सीवियर्ड और सेपरेटली, मतलब उनको बाद में सीवियर या सेपरेट किया जा सकता है। अब एक वर्ड यहाँ पे सीखने लायक है, वो है एक्शनेबल क्लेम क्या होता है। विच कैन बी एनफोर्स्ड ओनली बाई एक्शन और सूट, जो हम कोर्ट केस करके कोई चीज को क्लेम करते हैं। कोई भी टाइप का डेप्ट, जैसे फिक्स डिपॉजिट, कुछ भी ऐसा। अब गुड्स इंक्लूड क्या क्या हम पहले बोल दिए थे, टेंजिबल थिंग्स है खाली इसमें। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल दोनों गुड्स है। गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट भी गुड्स है। स्टॉक्स एंड शेयर्स तो गुड्स हम लोग पहले बोल दिए। इलेक्ट्रिसिटी भी गुड्स है क्योंकि वो भी बेचा जाता है बिजनेस की तरह। देखो इसी का लोग समरी बनाया। तो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्सटेबल क्लेम एंड मनी, स्टॉक, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रॉस, कोई भी चीज जो जमीन से अटैच है और सेपरेट किया जा सकता है, ये सब गुड्स है। देखा इसमें खाली एक चीज एक्स्ट्रा जोड़ लो, मूवेबल में जब बोले तो टेंजिबल इनटेंजिबल दोनों। ठीक है। अब अदर टाइप्स ऑफ गुड्स या क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स बोल रहा गुड तीन टाइप का, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स या कंटिजेंट गुड्स।
अब एग्जिस्टिंग गुड्स भी तीन टाइप का है, स्पेसिफिक, असर्टेन, अनअसर्टेन। जी। अब एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है? एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब हमारा और आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो गुड्स वहां पे अवेलेबल है, मतलब वो गुड्स रेडी है अच्छा। और सेलर के पोजीशन में। दो बात बोल रहे हैं, वो गुड्स रेडी है और सेलर के पोजीशन में। हम बना के देंगे आपके बोलने के बाद, यहाँ वो बात नहीं हो रहा है। अच्छा। और उसी में अब आएगा एग्जिस्टिंग गुड्स। अच्छा, फ्यूचर गुड्स क्या है? जो हम आपको बाद में बना के देंगे आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट, हम आपको प्रिपेयर करके देंगे। प्रोड्यूस या एक्वायर्ड बाई सेलर, हम या तो खरीद के देंगे या बना के देंगे आपके ऑर्डर देने के बाद। और यहाँ पे हम मेरे पास ऑलरेडी खरीदा हुआ है या बनाया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप डोमिनोज से पिज्जा लो, वो लोग बना के देगा आपके ऑर्डर देने के बाद। हाँ। लेकिन आप मोंगनीज में जाके पिज्जा मांगो, मियोमोर में जाके पिज्जा मांगो, उनके पास रेडी है ना? जी। हाँ, तो यही हुआ इसका बेस्ट एग्जांपल। अब आता है मेन पॉइंट इसमें, कंटिंजेंट भी इजी है। कंटिंजेंट वर्ड का मतलब क्या है तनिष्ठा? किसी चीज के होने या ना होने, किसी और चीज के होने या ना होने पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर भी वो गुड्स होगा या नहीं होगा डिपेंड कर रहा है किसी सिचुएशन पे। गुड्स लंदन से शिप में आ रहा है, वो गुड्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, डूब भी सकता है। शिप सही सलामत पहुंचा तो गुड्स भी पहुंच जाएगा। बारिश नहीं हुआ तो अच्छा फसल होगा तो हम आपको काट के बेच देंगे। तो मेरा फसल होना बारिश पर डिपेंडेंट है। ये हुआ कंटिंजेंट गुड्स। ये देखो इसका मीनिंग, गुड्स विच डिपेंड्स अपॉन अनसर्टेन कंटिंजेंट इवेंट या अनसर्टेन इवेंट। ठीक है ना? अब आता है सबसे मेन पार्ट जो केस स्टडी में फंसाएगा, वो है ये तीन एग्जिस्टिंग का जो तीन ब्रेकअप है, स्पेसिफिक, असर्टेन्ड, अनअसर्टेन्ड। Specific goods means identified and agreed upon at the time of contract. जब आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो गुड्स उसी समय आइडेंटिफाई भी हो गया और एग्रीड भी हो गया। आइडेंटिफाई एज एन, आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड। हाँ मतलब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? मेरे यहाँ पे तीन गाड़ी खड़ा है, हम आपको बोल रहे हैं हमको नंबर 2 वाला चाहिए। अच्छा। तीन सेंट्रो आपके दुकान में, आपके शोरूम में तीन सेंट्रो कार है, रेड, ब्लू और व्हाइट। हम बोल रहे हैं हमको ब्लू वाला चाहिए। हम हाथ लगा के पर्टिकुलर बता रहे ये वाला गाड़ी। तो गुड्स आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त। जैसे हम उसको बोल दिया हमको सैमसंग गैलेक्सी S7 एज चाहिए, या हमको वर्लपूल का वॉशिंग मशीन 7 kg वाला चाहिए, ये एकदम आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड हो गया। A has a 5 car of different model. He agreed to sell Centro car to B. उसके पास 5 अलग अलग मॉडल का 5 कार है, तो जो सेंट्रो है वो हमको चाहिए। उसके पास सेंट्रो भी है, उसके पास क्या बोलते हैं मारुति भी है, उसके पास लेम्बोर्गिनी भी है। हम बोल रहे हैं हमको मारुति चाहिए और वो मारुति बेचने को रेडी हो गया। आइडेंटिफाइड मतलब हम गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया, सेलर एग्री भी हो गया। मतलब बायर आइडेंटिफाई कर लिया, सेलर एग्री हो गया। अब असर्टेन का मतलब क्या हुआ? विच आर आइडेंटिफाइड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। हम आपके यहाँ पे गोडाउन में 100 बेल्स ऑफ कॉटन है, पहले डील कर लिए कि हमको 50 बेल चाहिए, प्राइस राइस फाइनलाइज हो गया। अब उसमें से 100 में से 50 ढूंढ के निकालेगा।
ठीक है ना। पहले हम हाँ। सेपरेट नहीं कर रहे हैं गुड्स को। आप जैसे फ्रूट्स के दुकान में जाते हो, बोलते हैं ना भैया आम क्या भाव दिए, वो बोल रहा है 50 रुपए किलो। आप बोल रहे हैं ठीक है 40 लगा दो, बोला ठीक है ले लीजिए 2 किलो। अब आप 2 किलो हाँ छानना स्टार्ट किए। जी। गुड्स आर आइडेंटिफाइड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। तो वहां पे एसेट आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड दोनों पहले था, यहाँ पे आइडेंटिफाइड बाद में। हाँ। ठीक है, लेकिन सेलर एग्री हो गया आपको देने के लिए। हाँ। अच्छा, यहाँ पर दोनों ही नहीं है, नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और असर्टेन एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अब आप एक दुकान में जाते हो, भैया एक पैकेट नमक दो, वो आपको नमक का पैकेट निकाल के देते लॉट में से। आप ये थोड़ी हाँ। बोलते हो वो जो 10 पैकेट रखा है उसमें से सेकंड नंबर पैकेट दो। मतलब गुड्स कभी भी आइडेंटिफाई स्पेसिफिकली होगा ही नहीं। आप दुकानदार को बोलोगे, दुकानदार आपको सामान दे देगा। एक आदमी के पास 10 घोड़ा है, आप बोले एक घोड़ा हमको दे दो, वो अपने हिसाब से आपको एक घोड़ा दे दे रहा है। हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि हमको कौन सा घोड़ा चाहिए। तो यहाँ पे कभी भी आइडेंटिफाई होगा ही नहीं, मतलब स्पेसिफिकली आइडेंटिफिकेशन कभी नहीं होगा। बिस्किट लेते हो, दुकानदार को बोलते भैया एक पैकेट पार्ले जी देना, वो पार्ले जी एक कोई भी एक निकाल के दे देता है आपको। तो ये हुआ अनसर्टेन गुड्स। तो तीनों में क्लैरिफिकेशन रखना, पहला वाला में आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम। दूसरा वाला में आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ बोलोगे नेवर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। क्लियर है? सर अगर आप बोले ना वो ब्रिटानिया पार्ले जी वाला एग्जांपल, तो हम तो आइडेंटिफाई किए ना वो। नहीं, पैकेट आइडेंटिफाई नहीं किया ना, कौन सा वाला पैकेट। अब जैसे सैमसंग गैलेक्सी S7 Edge, आप उसको बताए वो आपको निकाल के 2-3 रखता है, आप एक चूज करते हो। हाँ। लेकिन पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिखा है S7 Edge क्या रेट का है, वो बोला ये रेट का है। आप बोले हाँ ठीक हमको दिखाओ, तब वो आपको दिखाएगा और आप एक चूज करोगे। यहाँ पे आप एक चूज करोगे सेकंड वाले केस में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद। और यहाँ कभी भी आइडेंटिफाई नहीं करोगे स्पेसिफिकली। तीन में यही फर्क है, एकदम वर्ड याद कर लो। बोलो वहाँ आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड एट द टाइम, आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड आफ्टर। सेकंड केस में, थर्ड में बोलोगे नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। ठीक है, कंटिजेंट हम बढ़ा दिया। अगला इंपॉर्टेंट टर्म है डिलीवरी। हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं, वेरियस टर्म्स ऑफ द चैप्टर। पहला टर्म पढ़े सेलर और बायर क्या होता है, वो बच्चा वाला बात था। दूसरा वाला था इंपॉर्टेंट गुड्स क्या होता है, उसमें क्या इंक्लूड और क्या एक्सक्लूड। तीसरा पढ़े हम लोग गुड्स का टाइप कितने हैं, तो गुड्स खत्म। अब हम लोग पढ़ रहे हैं डिलीवरी। तो पहला बायर एंड सेलर, दूसरा गुड्स, तीसरा डिलीवरी। तो डिलीवरी का मतलब क्या है, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। गुड्स का पोजीशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास वॉलंटरी, मतलब बिना किसी दबाव के ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। हाँ। अब गुड डिलीवरी 3 टाइप का है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है केस स्टडी के लिए। पहले बोला वेदर गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड टू द बायर। एक्चुअल मतलब फिजिकली सेलर के पास से निकल के गुड्स बायर के पास जा रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव में विदाउट एनी चेंज ऑफ कस्टडी, मतलब न सेलर के पास से निकला न बायर के पास गया। मान लो आपका गुड्स किसी एक गोडाउन में रखा हुआ था, वेयर हाउस में। वो वेयर हाउस रेंटल आपका नहीं है। हाँ। आप सेलर हो, हम बायर हैं। आप उस वेयर हाउस को बोल दिए अब से तुम गुड्स नीरज के भी आप में होल्ड कर रहे हैं, और हम भी, वो भी हमको बोल दिया है कि वो अब मेरे भी आप में होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे गुड्स ना आपके पास से निकला ना मेरे पास आया फिजिकली, फिर भी डिलीवरी तो हो गया। हाँ। तो एक्चुअल डिलीवरी में गुड्स का मूवमेंट हो रहा है सेलर टू बायर। यहाँ पे न कोई सेलर टू बायर मूवमेंट नहीं हो रहा है,
बट फिर भी गुड्स का ओनर में हो गया, क्योंकि यहाँ पे कस्टडी, बिना कस्टडी चेंज हुए हम लोग गुड्स का पोजीशन चेंज कर रहे हैं। और तीसरा है सिंबॉलिक। गुड्स आप खरीदे थे कोलकाता के एक पार्टी, दिल्ली का एक पार्टी से, गुड्स रास्ते में आ रहा था, आप ट्रांसपोर्टर को बोले कि नीरज को डिलीवर कर दो, मेरे को मत करो। यहाँ पे गुड्स आपके पास से नहीं निकला बट मेरे पास आ रहा है। तो तीनों में 3 पॉइंट है। एक्चुअल में गुड्स आपके पास से निकला भी, मेरे पास आया भी। सिंबॉलिक में गुड्स आपके पास से निकला नहीं लेकिन मेरे पास आया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, गुड्स आर इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, आप मेरे को डॉक्यूमेंट दे दिए और गुड्स हम डिलीवरी हम ले लेगा। आपका ट्रेन में गुड्स आ रहा था, आपके पास ट्रेन का रिसिप्ट है ना, जो जाके दिखा के आप गुड्स लोगे। हाँ। वो रिसिप्ट आप मेरे को दे दिए, बोले जाओ तुम ले लो वो गुड्स, एंडोर्समेंट टाइप। हाँ, तो यहाँ पर भी ये सिंबॉलिक डिलीवरी हुआ, मतलब आपके पास से निकला नहीं लेकिन मेरे पास आया। और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में न किसी के पास से निकला न किसी के पास गया, फिर भी गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। ठीक है जी सर। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब हो गया कोई भी बिल ऑफ लैंडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस का सर्टिफिकेट, रेलवे का रिसिप्ट, कोई ट्रांसपोर्टर का कोई पेपर, जो ये साबित करे कि गुड्स का टाइटल यानी गुड्स का ओनर कौन है। जिसके पास वो कागज वो गुड्स का ओनर। हाँ। यही होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, जो कि एक प्रूफ है कि ये गुड्स का मालिक अब आप हो, गुड्स आपके कंट्रोल में रहेगा। और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल मतलब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट जो ये शो करता हो कि हम आपको गुड्स का ओनर बनाए। ठीक है जी। इतना काम का नहीं है, काम का यही खाली वर्ड है डॉक्यूमेंट टू टाइटल क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है। ठीक है ये भी बहुत इजी वर्ड है। मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है? हाँ, वो एजेंट जो आप जिसको आप अपना परचेज सेल पैसा लेने सारा काम उसको आप एजेंट के रूप में दे रखे हो, मतलब वो आपका सारा काम देखता है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो आपके बिहाफ में सारा काम देखता है, वो भी सेल भी कर रहा है, बाई भी कर रहा है, पैसा भी रेस कर रहा है, आपके बिहाफ में पैसा भी उधार ले रहा है। ठीक है ना। हाँ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो है प्रॉपर्टी। हम लोग आज तक प्रॉपर्टी मतलब वो फिजिकल थिंग को समझते हैं जी। ये मोबाइल मेरा प्रॉपर्टी है, ये लैंड मेरा प्रॉपर्टी है, ये फ्लैट मेरा प्रॉपर्टी है। हम लोग बहुत बार फ्लैट को भी बोल देते हैं प्रॉपर्टी है ये मेरा। नहीं, प्रॉपर्टी का मतलब सिंपल होता है ओनरशिप, मालिक होने का हक। आज से ये वर्ड एकदम ब्रेन में बिठा लो। प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप राइट। यही है प्रॉपर्टी का मतलब। हर वो कॉन्ट्रैक्ट, हर वो एग्रीमेंट जो ये प्रूफ करता हो कि ओनर कौन है, हर वो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट जो आपको ओनरशिप राइट देता हो, सॉरी प्रूफ करता हो नहीं, जो ये ओनरशिप राइट आपको देता हो। ठीक है। इंसॉल्वेंट का मतलब जानते ही हो, जो पैसा नहीं दे पाए। प्राइस का मतलब जानते ही हो, गुड्स का दाम, मनी। और इस चैप्टर में एक बात ध्यान रख लो, बार्टर सिस्टम नहीं चलेगा। हम गुड्स के बदले गुड्स दे रहे, वही चैप्टर कवर नहीं कर रहे हैं। तो ये चैप्टर सेल कवर करता है, वो भी गुड्स का और वो भी इन टर्म्स ऑफ मनी। अब मनी में चेक हो सकता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, वो अलग बात है। ठीक है। और क्वालिटी का मतलब है गुड्स का कंडीशन, ये भी नॉर्मल वर्ड था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में फर्क क्या है। सिंपल बात समझो, सेल मतलब जहां प्रॉपर्टी इन गुड ट्रांसफर हो जाए, मतलब ओनरशिप राइट ट्रांसफर हो जाए।
प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप राइट, हम्म, तो जहाँ ओनरशिप राइट ट्रांसफर हो जाए उसी को सेल बोलते हैं, इमीडिएटली। ये बहुत काम का वर्ड है, तुरंत आपको ओनरशिप राइट ट्रांसफर हो गया, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे आपको तुरंत ओनरशिप राइट ट्रांसफर हो गया, यही है सेल। ठीक है, जी, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल बोलता है यहाँ पे ओनरशिप राइट तुरंत ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इसका सिंपल मीनिंग समझना, जहाँ पे आप हमको बोल रहे हो कि नीरज सर आप हमको ऑफर करो कि आपको ये गुड्स चाहिए, जहाँ बायर जाके सेलर को बोलता है क्या तुम हमको ये गुड्स दोगे, और फिर सेलर डिसाइड करता है क्या हम तुमको देंगे। ठीक है ना, एग्रीमेंट टू सेल हाँ सर, सिंपल समझो फ्यूचर के लिए, मतलब अभी तुरंत, यहाँ पे सिंपल बात समझो, सेल बोला इमीडिएटली ट्रांसफर हो रहा है, एग्रीमेंट टू सेल बोल रहे नहीं इमीडिएटली नॉट ट्रांसफर, बस इतना ही फर्क समझो कि फ्यूचर टाइम में होगा, फ्यूचर टाइम में। हम और आप अभी खाली बात की है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या दिया, ये अच्छा यहाँ पे कुछ बात बोला कि सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज होना चाहिए, ये शायद आगे भी दिया, एसेंशियल एलिमेंट तो आगे भी दिया होगा, पता नहीं, देखना पड़ेगा, अभी सुन लो खाली एक बार, शायद आगे भी डिटेल में आएगा। क्या आप सिंपल बोल रहे हैं कि दो पार्टीज होना चाहिए तभी सेल होगा, ऑब्वियस बात है, हम अपने आप को तो माल बेचेंगे नहीं। इस पे एक केस लो आया था, एक बार कोलकाता ब्रांच सिलीगुड़ी ब्रांच को कुछ सामान भेजा, और लॉ जब झमेला हुआ तो लॉ बोला क्या ये सेल ऑफ गुड एक्ट का कॉन्ट्रैक्ट माना जाए, मतलब ये जो माल भेजने का एक एग्रीमेंट बना, क्या वो एग्रीमेंट को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में माना जाए, नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो पार्टी है ही नहीं, मेरा ही एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को माल भेज रहा है, यहाँ दो पार्टी का हुआ, हम ही अपने गुड्स का सेलर और बायर दोनों नहीं हो सकता। अच्छा यहाँ पे हमेशा बोला है सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी ऑलवेज गुड्स, मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल थिंग्स, और कुछ नहीं। इस चैप्टर में लैंड बेचना, फ्लैट बेचना वो सब कवर्ड नहीं है। सर मेरा फ्लैट ही बेचने का बिजनेस है तो नहीं, तब भी नहीं, अकाउंट्स वाला गुड्स यहाँ पे नहीं बोल रहे, क्योंकि फ्लैट मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है ना। तो ये चैप्टर में वो मत सोच रहे ना, वो अकाउंट्स में बोलता था हर वो चीज जिसका हम बिजनेस करते हैं वो गुड्स है, तो यहाँ भी तो मेरा फ्लैट बेचने का बिजनेस है तो वो भी तो मेरा गुड्स हुआ, नहीं नहीं। और प्राइस हमेशा मनी में होना चाहिए, नॉट इन काइंड, बार्टर सिस्टम नहीं चलेगा। हाँ पार्टली मनी पार्टली काइंड हो सकता है। अपने मोबाइल खरीदते हैं, बोलता है ना एक्सचेंज ऑफर है, पुराना दो थोड़ा और पैसा दो नया ले जाओ, हम 20,000 का एक मोबाइल खरीदा, मेरे को बोला पुराना मोबाइल है उसका 2,000 वैल्यू मानेंगे और 18,000 तुम कैश दे दो, ये चलेगा। लेकिन पूरी तरीके से एक मोबाइल दो दूसरा मोबाइल लो, या लैपटॉप दो मोबाइल लो, वो नहीं चलेगा। गुड्स का ट्रांसफर यानी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना चाहिए, ओनरशिप राइट चेंज नहीं हो रहा है तो ये चैप्टर कवर नहीं करता। कॉन्ट्रैक्ट और सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, ज्यादातर कंडीशनल होता नहीं है, लेकिन बोल रहा कंडीशनल थोड़ा बहुत चलेगा, मतलब हम आपको माल बेच रहे हैं गुड कंडीशन लगा के चलेगा, एब्सोल्यूट हो तब तो बेस्ट है, मतलब विदाउट कंडीशंस, लेकिन कंडीशन लगा के दे तो भी चलेगा। और जितना भी वैलिड एलिमेंट तुम पढ़े हो कॉन्ट्रैक्ट के लिए, पढ़े थे ना सेक्शन 10, वो सारे यहाँ पे एप्लीकेबल है,
मतलब इनके अलावा 5 के अलावा वो सारे तो एप्लीकेबल है ही। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। देखो ऊपर पढ़ाया था, फिर यहाँ डिफरेंस बिटवीन दिया है। यहाँ पे तुरंत इमीडिएटली प्रॉपर्टी यानी राइट ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होगा, वो भी कुछ कंडीशन से फुलफिल हुआ तो। ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, ये एग्जीक्यूटरी, ये हो चुका या और ये होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है बेटा वो, और अब बायर पैसा नहीं दे तो सेलर उस पर केस कर सकते हैं अपने पैसे के लिए जी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकते हैं। हम आपसे एग्रीमेंट टू सेल किए और अब मना कर रहे हैं कि नहीं लेंगे, आप उनको मजबूर नहीं कर सकते कि लेना ही पड़ेगा। हम वहाँ पे खाली आप मेरे से डैमेज ले लो, आपको जो नुकसान हो रहा है। सिमिलरली अगर बायर देने से मना कर, सेलर देने से मना कर दे, सेल का कॉन्ट्रैक्ट है और सेलर देने से मना कर दे, बायर केस कर सकता है कि हमको गुड्स चाहिए ही चाहिए। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में बायर भी खाली डैमेज मांगेगा। अगर बाद में गुड्स को लॉस हो जाए तो जिम्मेदारी किसका? एक लॉ है रिस्क पासेस विद दिस सेल, सेल ऑफ गुड एक्स में रिस्क तो बायर का हो गया ना। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में रिस्क हमेशा अभी भी किसका रहेगा? सेलर का। जो बोला ना रिस्क फॉलो ओनरशिप, तो यहाँ पे हमेशा बायर लॉस झेलेगा, लेकिन यहाँ पे सेलर लॉस झेलेगा क्योंकि अभी तक गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुआ। ये जस्ट इन रेम है और ये जस्ट इन पर्सोनम है। इसका मतलब क्या है? जस्ट इन रेम मतलब राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। मेरा गुड जो खराब किया हम सब पे केस कर सकते हैं क्योंकि सेल हो चुका ना गुड्स। लेकिन यहाँ पे जस्ट इन पर्सोनम मतलब खाली उस पर्सन के अगेंस्ट में मेरा, जिस पार्टी से हम माल ले रहे हैं हम उस पे डैमेज क्लेम का केस कर सकते हैं, बाकी लोगों पे नहीं। यहाँ पे सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स। एक बार आप मेरे को बेच दिए तो आप किसी और को नहीं बेच सकते। लेकिन यहाँ पे अब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, सेलर किसी और को भी बेच सकता है। अब बायर बोलेगा अरे तुम तो मेरे से बात किया था, तो सेलर बोलेगा नो इश्यूज, तुम डैमेज ले लो। अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया तो एक ऑफिसर आता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, लिक्विडेटर, तो वो लिक्विडेटर से बायर गुड्स ले सकता है। बायर बोल सकता है ये गुड्स तो मेरे को बेचा गया था और हम पैसा दे चुके हैं, तो तुम गुड्स हमको दो, किसी और को ऑक्शन में नहीं ले जा सकते इसको। और अगर पैसा नहीं दिया है तो बोल सकता है पैसा ले लो लेकिन गुड्स मेरे को ही चाहिए। यहाँ पे ऑफिशियल असाइनी के पास पूरा गुड्स का कंट्रोल रहेगा, वो चाहे जिसको भी बेच सकता है, ज्यादा पैसा जहां से मिलेगा। और अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो गुड्स खरीदेगा नहीं, सेलर को बायर क्या है ऑफिशियल असाइनी को गुड्स देना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ बोलो ऑफिशियल असाइनी विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द गुड्स, क्योंकि यहाँ पे तो बायर का जो लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है बायर के भी आप में, बायर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के लिए, उसका गुड्स पे कोई राइट नहीं है। आशय गंदी बात ना। यहाँ भी बात समझ में आया? हाँ सर। अब आता है सेल का डिफरेंस विद अदर कॉन्ट्रैक्ट। एक और डिफरेंस है सेल और हायर परचेज का। हायर परचेज का मतलब होता है बेटा ईएमआई पे लेना जी। तो हम जो ईएमआई पे गुड लेते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे,
वो हो गया हायर परचेज। सेल में हम तुरंत ओनर बन जाते हैं, हायर परचेज में जब तक लास्ट ईएमआई नहीं दे तब तक ओनर नहीं बनते। अच्छा। ऑब्वियस बात है, अगर लास्ट ईएमआई तक हम फेल हो गए, 5 ईएमआई देना था, हम 3 ईएमआई दिए, 4th ईएमआई में हम फेल हो गए, हाँ। तो मेरा गुड्स उठा के ले जाएगा वो लोग। यहाँ पे बायर का पोजीशन ओनर ऑफ द गुड्स है, यहाँ पे बायर का पोजीशन खाली बेली है। पढ़े थे ना बेलर बेली, यहाँ बायर बेली है, क्योंकि बायर बेलर बेली को कुछ गुड्स दिया है कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए, और अगर वो पूरा इंस्टॉलमेंट नहीं दिया तो वो उठा के ले जा सकता है। सेल में बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। एक बार अगर हम तुमसे गुड्स ले लिए, हम ये नहीं बोल सकते अपना गुड्स ले जाओ हम पैसा नहीं देंगे, लेकिन ईएमआई में हम ये बोल सकते हैं कि अपना गुड्स ले जाओ बाकी ईएमआई नहीं देंगे। सेलर टेक द रिस्क, यहाँ सेलर का रिस्क है लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो सेलर को लॉस होगा, लेकिन यहाँ पे सेलर अपना गुड्स उठा के ले जाएगा, यहाँ पे कोई भी इंसॉल्वेंसी का झमेला सेलर को नहीं झेलना पड़ेगा। बायर कैन पास अ गुड्स ऑफ टाइटल टू बोनाफाइड परचेजर। बायर किसी और को भी सामान बेच सकता है, आप हमको बेच दिए हो ना, अब हम किसी और को बेच सकता है, लेकिन हायर परचेज में नहीं बेच सकता जब तक लास्ट ईएमआई नहीं दे दे ना। मतलब यहाँ बायर रीसेल कर सकता है, यहाँ बायर रीसेल नहीं कर सकता। सेल और बेलमेंट में क्या फर्क है ये पढ़ने का उतना जरूरत नहीं है। अब आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता कैसे। तो पहले बायर ऑफर देगा सेलर को और अ प्राइस, तुरंत डिलीवरी होगा गुड्स का और इमीडिएट पेमेंट होगा, या फिर अगर एग्रीमेंट हुआ है फ्यूचर में पेमेंट का तो वो हो सकता है, मतलब उधार का पेमेंट हो सकता है। इमीडिएट डिलीवरी इमीडिएट पेमेंट भी हो सकता है, और इमीडिएट डिलीवरी और इंस्टॉलमेंट पेमेंट भी हो सकता है, और इमीडिएट डिलीवरी फ्यूचर पेमेंट भी हो सकता है, पूरा का पूरा उधार, 3 महीने का, 4 महीने का उधार, 1 साल का उधार। ये इजी टॉपिक है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर? ऑलवेज गुड्स। सब्जेक्ट मैटर इस चैप्टर में सिर्फ गुड्स होगा। किसका लेन देन का बात हो रहा है? सिर्फ गुड्स का। लेकिन अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है केस स्टडी के लिए। बोल रहा गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, या पेरिशिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स। पेरिशिंग का मतलब क्या? गुड्स खराब होना। तो बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट गुड खराब हो गया विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर, गुड्स पेरिशेस और बिकम डैमेज। आप मेरे से डील करने वाले थे, उसके ठीक पहले गुड डैमेज हो गया या खराब हो गया, ठीक है ना? तो ये कॉन्ट्रैक्ट वही वॉइड हो जाएगा और एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन गुड्स हम आपसे एग्रीमेंट टू सेल कर लिए, लेकिन अब तक सेल नहीं हुआ है और उस बीच में गुड्स खराब हो गया और किसी का कोई फॉल्ट नहीं है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही कहलाएगा। मतलब तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। फ्यूचर का गुड्स का डील हुआ है और आप हमको डिलीवरी देने के पहले वो खराब हो गया, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। सीधा सा बात है, गुड्स अगर सेलर के पोजीशन में है और उसी बीच में वो खराब हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट वहीं वॉइड हो जाएगा, ठीक है? लास्ट कुछ टॉपिक पे यूनिट 1 खत्म होने वाला है। असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, गुड्स का प्राइस कैसे फाइनल होगा? मार्केट नहीं, सबसे पहला बात तो कॉन्ट्रैक्ट में या तो प्राइस ही लिख दो, फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिए गुड्स का दाम 2 लाख, पर घड़ी का दाम 2000, 100 घड़ी का डील हुआ है 2 लाख। या फिर हम लोग उसका मैनर फिक्स कर लें, मैनर फिक्स कर ले मतलब कोई वैल्यूअर को बुलाएंगे, वैल्यूअर बताएगा जो वैल्यू होगा, या फिर जब जब डील होगा तब जो मार्केट प्राइस होगा।
तो तीनों टाइप से प्राइस फिक्स हो सकता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस लिख दे, या कॉन्ट्रैक्ट में उसका मैनर लिख दे, या फिर मान लो तुमको ये मैं इंस्टॉलमेंट में गुड दे रहा है, अभी 2000 पीस हर महीना 2-2000 पीस देगा, तो जब डिलीवरी लेगा उस दिन जो प्राइस होगा। ठीक है। अच्छा, कभी कभी एक तरीका और होता है, सॉरी कभी कभी नहीं, सेकंड वाला का अब डिटेल का बात कर रहे हैं, मतलब थर्ड पार्टी से हम लोग प्राइस डिसाइड करा रहे हैं, इसी को बोलते हैं मैनर या वैल्यूअर। ठीक है। तो अगर कोई कारण से वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू नहीं कर पाया, वो किया नहीं या कर नहीं पाया, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट वहीं वॉइड हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो वैल्यू नहीं कर पाया तुम्हारी बदमाशी के कारण या मेरी बदमाशी के कारण, वो जब आता था गुड्स का वैल्यू करने, तुम गोडाउन बंद करके भाग जाते थे। वो जब वैल्यू करने के लिए मेरे को बुलाता था, हम कोई ना कोई बहाना करके वहां आता नहीं था। तो तुम, मेरा बदमाशी है, तुम्हारा बदमाशी के कारण ऑफिसर वैल्यू नहीं कर पाया, तो बेटा जी फिर जो बदमाशी कर रहा है वो दूसरे पार्टी को डैमेजेस देगा। अगर हम बदमाशी कर रहे हैं तो हम आपको डैमेज देंगे, और आप बदमाशी कर रहे हैं तो आप हमको डैमेज दो। ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी तरीके से डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो रीजनेबल प्राइस, और रीजनेबल प्राइस क्या है, वही मार्केट प्राइस। यही था यूनिट 1 खत्म। यही रोक रहे हैं।